नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। 103 मिनट के अपने इस भाषण में उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो कई मायनों में बहुत खास थी। ये लाल किले की प्राचीर से भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने ही 98 मिनट के भाषण का रिकॉर्ड तोड़ा है, और उनका सबसे छोटा भाषण 2017 में था, जब पीएम मोदी ने 56 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने आज भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। फिर उन्होंने सिंधु जल समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, स्वदेशी, नक्सलवाद, आतंकवाद और घुसपैठ की समस्या का जिक्र किया। पीएम मोदी ने युवाओं, महिलाओं और किसानों समेत देशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की, और बिना नाम के लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का भी जवाब दे दिया। पूरा सच में हम पीएम मोदी के भाषण की कुछ खास बातों को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने लाल किले से दिए कौन से 10 बड़े संकेत। तो सबसे बड़ा संकेत, जो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी ने कही, वो थी पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों में डेमोग्राफिक बदलाव जो हो रहा है, उसके लिए घुसपैठ जो हो रही है, उस वजह से ये एक बड़ी साजिश है, और लोगों को इसके प्रति उन्होंने आगाह किया, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे गंभीर चुनौती से निपटने के लिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। तो जो दूसरी सबसे बड़ी बात पीएम मोदी ने कही, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की बात की। उन्होंने सेना के शौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना को खुली छूट दी गई, और अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल जैसी बातों को नहीं सहन किया जाएगा। और तीसरी बात प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में कही, वो सिंधु समझौते से जुड़ी हुई थी कि सिंधु समझौता मंजूर नहीं है, यह न्यायपूर्ण और एक तरफा प्रधानमंत्री ने समझौते को बताया, और कहा कि किसान और राष्ट्र हित में यह समझौता अब भारत को मंजूर नहीं है। चौथी बात, प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि अब सुदर्शन चक्र रक्षा करेगा, यानी युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो अगले 10 साल यानी 2035 तक राष्ट्र को विस्तृत सुरक्षा कवच मुहैया करवाएगा। इसके अलावा पांचवी बात जो पीएम मोदी ने कही, उन्होंने साफ कर दिया कि सबसे पहले किसान हित हैं। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी समझौते को वो स्वीकार नहीं करेंगे। छठी बात जो प्रधानमंत्री ने कही, स्वदेशी का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भरता विकसित भारत का आधार बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी आत्मनिर्भरता का कमाल दिखाई दिया। सेमीकंडक्टर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल के आखिर तक बाजार में मेड इन इंडिया चिप्स आ जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती के साथ इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने उत्पादकों को दाम कम लेकिन दम ज्यादा का मंत्र भी दिया। सातवीं बात, पीएम मोदी ने दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया कि जीएसटी जो है वो दिवाली के बाद कम हो जाएगी। इसे दिवाली गिफ्ट बताया पीएम मोदी ने, क्योंकि इससे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उस पर जीएसटी कम लगेगा, जिससे ये चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। और आठवीं बात जो पीएम मोदी ने आज कही, वो था समुद्र मंथन। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र मंथन के तहत नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च किया गया है, ताकि भारत क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बन सके। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में नवी बात जो कही, वो आरएसएस के 100 साल होने का जिक्र किया, और अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन सेवा, समर्पण और अनुशासन इसकी पहचान रही है। और 10वीं बात, पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। आपातकाल के पाप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की किसी भी पीढ़ी को संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। तो पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये 10 बड़ी संदेश जो दिए हैं, और अब हम एक एक करके इन संदेशों के मायने, इनका मतलब समझाएंगे। साथ ही बताएंगे इन बयानों के पीछे का
पूरा सच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ऐलान और जिस बयान की आज उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो घोषणा की है। पीएम मोदी ने देशवासियों को आगाह किया कि कई इलाकों में डेमोग्राफी में यह बदलाव सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पहले आप सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर देश को हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की आखिर जरूरत क्यों है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। तो पीएम मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से एक तरह से घुसपैठ के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करने का ऐलान किया। दरअसल घुसपैठ और उससे होने वाला डेमोग्राफिक चेंज इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पूरा सच में हम कई बार इस मुद्दे को पूरे आंकड़ों के साथ कई राज्यों की कहानियां आपको बता चुके हैं। आइए एक बार फिर जानते हैं कि देश के किन किन राज्यों में डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पूरे भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ बंगाल के रास्तों से ही होती है और यही वजह है कि बंगाल में जनसंख्या असंतुलन ने सारी सीमाएं पार कर दी है। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे। वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी है करीब 2 करोड़ 47 लाख, यानी करीब करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है। अगली जनसंख्या में मुस्लिम आबादी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यहां पर आइए बंगाल के बाद चलते हैं असम, जहां जनसंख्या असंतुलन एक बहुत बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक समस्या है। अभी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी, यानी इसके बाद आने वाले सालों में असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। और जानकारों का मानना है कि असम में अगली जनगणना में मुसलमानों की संख्या करीब करीब 40% तक हो सकती है। और आइए अब असम के बाद चलते हैं सीधे झारखंड, जहां घुसपैठियों ने आदिवासी इलाकों में सामाजिक ताना बाना बिगाड़ दिया है। यहाँ के संथाल परगना के क्षेत्र में कुल 6 जिले आते हैं, जहां मुस्लिमों की संख्या 9% से बढ़कर सीधे 23% तक हो गई है। और इतना ही नहीं, ये घुसपैठिए अब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और यहाँ की भोली भाली आदिवासी लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और झारखंड के बाद चलते हैं बिहार, जहां का हाल बहुत खराब है। यहां के सीमांचल के इलाके में भी अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम बस रहे हैं। सीमांचल में 1991 से 2011 के बीच सिर्फ 20 साल में मुस्लिम आबादी में सीधे 4.5% का उछाल आ गया है, जबकि इसी दौरान पूरे देश में मुस्लिमों की संख्या में 1.6% की बढ़ोतरी हुई, यानी ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है बिहार में। और अब बिहार झारखंड से सीधे चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। यहां डेमोग्राफी के बदलाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी करीब करीब 2% हुआ करती थी, जो बढ़कर 14% तक हो चुकी है। और हरिद्वार में मुस्लिम आबादी 34%, उधम सिंह नगर में 32%, नैनीताल और देहरादून में ये 30% हो चुकी है। तो आइए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां बहुत तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी और कम होती जा रही है हिंदुओं की जनसंख्या। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भी बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी रह रहे हैं, जिनमें मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की सबसे ज्यादा
आबादी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में घुसपैठियों ने शहर की डेमोग्राफी को काफी हद तक बदल दिया है। और अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के चलते जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने बीते साल एक रिपोर्ट जारी की थी और इसके मुताबिक मुंबई में 1961 में हिंदू आबादी जहां 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% रह गई है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी मुंबई में, जो 2011 में बढ़कर सीधे 21% हो गई। यानी 50 सालों में मुंबई में हिंदुओं की संख्या पूरे 22% कम हुई है। वहीं 50 सालों में मुस्लिम आबादी 13% बढ़ी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में सिंधु जल समझौते का फिर से जिक्र किया और पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान और राष्ट्र हित में यह समझौता अब भारत को मंजूर नहीं है। पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे समझौते का पूरा सच। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत को सिंधु समझौता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। दरअसल पीएम मोदी पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि समझौते में सिर्फ पाकिस्तान के हितों का ही ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इस पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अयूब ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में भारत ने एक तरफा दरियादिली दिखाते हुए सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। दरअसल 1960 में किया गया सिंधु जल समझौता एक ऐतिहासिक भूल थी। नेहरू सरकार ने इस डील में न केवल पाकिस्तान को पानी भी दिया, बल्कि उसे नहर बनाने के लिए 83 करोड़ रुपए भी दिए। और तो और पाकिस्तान के इशारे पर ही नेहरू सरकार ने इन नदियों पर बने बांधों की डीसॉल्टिंग के लिए बने गेट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। आपको बता दें कि डीसॉल्टिंग के गेट नीचे बने होते हैं ताकि बांध में जमा मिट्टी और गाद निकाल सके, जिससे पानी का स्टोरेज बढ़ सके। उस समय की नेहरू सरकार ने पाकिस्तान के साथ वो शांति चाहती थी और इसीलिए उसने इतनी दरियादिली समझौते में दिखाई थी। लेकिन इसके बाद भी भारत का पानी भी गया, पैसा भी गया और कभी शांति भी नहीं मिली, और मिला तो बस युद्ध और सीमा पार आतंकवाद। लेकिन अब पीएम मोदी ने बोल दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के में जो जिन वीर जाबाजों ने हिस्सा लिया था, उनके शौर्य को भी सलाम किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी और सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता है। लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पाकिस्तान की नींद
अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। तो पीएम मोदी ने लाल किले से अमेरिकी टैरिफ और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना क्लियर मैसेज दिया कि देश कभी भी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। पहले आप सुनिए पीएम ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे पीएम के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। तो लाल किले से देश के किसानों के हित की बात करके पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि ट्रंप के टैरिफ के सामने भारत किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। दरअसल भारत पर यह 25% का टैरिफ नहीं लगता अगर भारत अमेरिका की शर्तें मान लेता, लेकिन इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को भारी नुकसान होता। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दे, जिससे अमेरिकी कंपनियां अपने कृषि और डेयरी उत्पाद बेरोक टोक भारत में बेच सकें। अमेरिका चाहता था कि उसके डेयरी उत्पाद जैसे दूध पाउडर, चीज, प्रोटीन पर भारत आयात प्रतिबंधों में ढील दे। इसके अलावा अमेरिका कृषि उत्पादों जैसे कि सेब, अखरोट, गेहूं, मक्का और सोयाबीन पर टैरिफ कम करवाना चाहता था, और अमेरिका ये भी चाहता था कि भारत में उसे जीएम फसलें बेचने की अनुमति मिले। तो ये तो हो गई अमेरिका की शर्तें, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि भारत इन शर्तों के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ। दरअसल अमेरिका में सब्सिडी मिलने की वजह से वहां के कृषि उत्पाद सस्ते होते हैं, और अगर भारत अमेरिका की शर्त मान लेता है तो भारत के करोड़ों किसानों को इससे नुकसान होगा। उनकी फसल की कीमत कम हो जाएगी, और इसके अलावा भारत नहीं चाहता कि अमेरिका की जीएम फसलें भारत आएं, क्योंकि ये जमीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, और भारत को डर है कि अमेरिकी जीएम उत्पादों के साथ कोई बीमारी, कीट और जैविक खतरा भी आ सकता है, जिससे लोकल फसलें और पशुधन प्रभावित होगा। अब करते हैं डेयरी उत्पादों की बात। अमेरिका के डेयरी उत्पाद भी सस्ते हैं, जिससे भारत के 8 करोड़ डेयरी किसान प्रभावित होंगे, और भारत में डेयरी उद्योग असंगठित है, घरेलू है और छोटे स्तर पर है, और अमेरिकी डेयरी का जो मुकाबला है उसके सामने ये टिक नहीं सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर इसके धार्मिक कारण भी हैं। अमेरिकी डेयरी फार्मों में गाय के चारे में मांस और चर्बी मिलाई जाती है। ये चारा गायों को खिलाया जाता है, जिससे उनका दूध मांसाहारी हो जाता है, और भारत में ये किसी भी कीमत पर धार्मिक रूप से अस्वीकार्य है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 सालों तक स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के इस भव्य और समर्पित यात्रा पर हमें प्रेरणा देती रहेगी। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो आज पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सेवा कार्य का भी जिक्र किया, जो आपने सुना। और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस इसी साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। पीएम मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस को बताया। दरअसल पीएम मोदी ने यह बात संघ के 100 वर्ष के सेवा कार्य को देखते हुए कही है। आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो कई प्रकार के सेवा कार्य करता है। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, सामाजिक समरसता और ग्रामीण विकास शामिल है। इतिहास गवाह है कि जब भी इस देश पर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप और तूफान वगैरह आया तो संघ के स्वयंसेवक राहत और पुनर्वास कार्यों में हमेशा सबसे आगे रहे। इसके अलावा चाहे 1947 का कश्मीर युद्ध हो, 1962 का चीन युद्ध हो या 1965 का पाकिस्तान युद्ध, इस दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने देश की आंतरिक सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ विश्व का पहला ऐसा मजदूर आंदोलन है जो विध्वंस की बजाय निर्माण की धारणा पर चलता है। आज ये विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन है। वहीं संघ से जुड़े विद्या भारती, शिक्षा भारती, एकल विद्यालय, स्वदेशी जागरण मंच और वनवासी कल्याण आश्रम हर तरह से सेवा कार्य कर रहे हैं। विद्या भारती आज 20,000 से ज्यादा स्कूल चलाता है जिनमें लगभग 30 लाख छात्र पढ़ते हैं और 1 लाख से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। संख्या बल से बड़ी बात यह है कि ये संस्थाएं भारतीय संस्कारों को शिक्षा के साथ जोड़ कर रखती है। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की प्रेरणादायक बातें। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियां मनाना, केसरी चाय दूध रसमलाई हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देश के सभी नागरिकों के लिए एक आह्वान भी है, जिसमें उन्होंने 2047 तक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करने का आग्रह किया। तो आप भी सुनिए उनके भाषण की प्रेरणादायक बातें।
भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौरादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है, और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये गोलदाने खजाने हैं